एक्ट 55 हिंदी, अध्याय 286, अध्याय 183, कानून विकास। सॉलिन जानवर। झूठोंड और झांग जिन चुपचाप किनारे से देखते रहे। फिलहाल बाय लिंग की पहचान यथासंभव गुप्त रखी जानी चाहिए। यदि वह अभी भी उम्मीदवार होती तो भी वह सेलेस्टियल कैपिटल की सेनाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। दिव्य छाया रक्षक लगातार अवरोध उत्पन्न करता रहा जब तक कि अंदर से फिर से खांसी की आवाज नहीं आई और उसके बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। हर कोई आश्चर्यचकित था। लियुगु लगभग सलामी देने के लिए झुक गया, लेकिन झूठोंड की घूरती निगाहों ने उसे रोक दिया और फिर उसे याद आया। युवती, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मुझे डर है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह झोंग नान था। 1 साल पहले की तुलना में उनकी हालत और खराब हो गई थी। अब वह क्षीण हो चुका था, उसकी त्वचा पर उम्र के धब्बे थे तथा कनपटियों पर बाल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। वह मुस्कुराते हुए व्हीलचेयर पर बैठ गए और दिव्य छाया रक्षक से कहा, अब आप जा सकते हैं। दिव्य छाया रक्षक ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर झांग जिन की ओर देखा। झांग जिन ने सिर हिलाया और कहा, चले जाओ। तभी दिव्य छाया रक्षक वहां से चले गए। वहां केवल 4 लोग ही मौजूद थे जो स्थिति को समझ रहे थे तथा एक अनजान व्यक्ति बचा था, जिससे माहौल काफी हद तक शांत हो गया। बाय लिंग भी झोंग नान की हालत देखकर दंग रह गई जब वह आगे बढ़ी और बोली, दादाजी डरो मत, मैं अक्सर बीमार रहती थी और मेरे माता पिता ने इस नुस्खे को खोजने से पहले हर जगह दवा ढूंढी थी। मैं इसे आपके लिए लिख दूंगी, ठीक है? क्या कोई शुल्क है? झोंग नान ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई शुल्क नहीं। बाय लिंग ने अपना सिर हिलाया, कमरे में प्रवेश किया और लिखना शुरू कर दिया। झोंग नान ने खुद को अंदर ले लिया और हंसते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि अंदर एक बुजुर्ग सज्जन है? अगर मैं एक महिला या युवा व्यक्ति होता तो क्या होता? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि यह कोई बूढ़ा सज्जन होना चाहिए। बाय लिंग ने लिखते हुए अपना सिर खुजलाया और याद करने की कोशिश करने लगी। उसकी लिखावट बहुत साफ थी और उसने जल्द ही पूरा नुस्खा लिख लिया। उसने ध्यानपूर्वक इसे 3 बार जांचा और अंत में कहा, अब यह सही हो जाना चाहिए। ये सोचकर उसे थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई और उसने कहा, श्रीमान, जब आप दवा लें तो जांच के लिए डॉक्टर को पर्ची दे दीजिए। आपने तो खुद ही इसकी जांच कर ली है, फिर भी इसकी जांच क्यों करवाई? मुझे चिंता है कि शायद मुझसे कुछ छूट गया है या कोई गलती हो गई है। लेकिन यदि यह कोई गुप्त नुस्खा है तो कोई अन्य चिकित्सक इसे नहीं समझ पाएगा। वह कम से कम ये तो बता सकता है कि यह जहरीला है। बाय लिंग ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मैंने एक बार जहर खा लिया था और लगभग अपनी जान गंवा दी थी। बाय लिंग ने अपने चिकित्सा इतिहास के बारे में लगातार बात करना शुरू कर दिया और अंत में उसने अपना हाथ दिखाया और कहा, अब मेरी ओर देखो, मैं ठीक हूं, इसलिए आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं तो पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं, मैं युवाओं से कैसे तुलना कर सकता हूं? झोंग नान हंसा। आप कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। बाय लिंग ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर की ओर मुड़कर कहा, शियु शियु, ठीक है। विपत्ति भक्षी जानवर झोंग नान पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अचंभित था। वह नहीं जानता था कि झोंग नान राष्ट्रीय उपदेशक था, उसे केवल यही लगता था कि वह बहुत खतरनाक है। मानो झोंग नान के सामने इसमें कोई रहस्य ही नहीं था। क्या ये तुम्हारा आत्मिक जानवर है? झोंग नान ने आधा समय आपदा भक्षण करने वाले जानवर को देखने में बिताया। हाँ, इसका नाम जियू जियू है, बाय लिंग ने उत्साह से परिचय दिया, इसी की वजह से मेरी बीमारी ठीक हुई। महोदय, क्या आप एक विपत्ति भक्षी जानवर का अनुबंध करना चाहेंगे? ये वास्तव में काम कर सकता है। झोंग नान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर से पूछा, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? विपत्ति भक्षी जानवर वास्तव में अनिच्छुक था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह बुजुर्ग, अनुभवी आदमी अन्य 2 की तुलना में अधिक खतरनाक था। बाय लिंग ने उसकी भावना को महसूस किया और उसे शांत किया। शियु शियु, बस एक स्पर्श। तभी आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने सिर हिलाया और झोंग नान ने धीरे से अपना हाथ आपदा भक्षण करने वाले जानवर पर रखा, उसे हल्के से छुआ, फिर छोड़ दिया और कहा, यह एक अच्छा जानवर है। देखो, मैंने तुमसे कहा था, बाय लिंग ने उत्साह से कहा, हालांकि जियू जियू लड़ नहीं सकता, फिर भी ये दुनिया का सबसे अच्छा आत्मा जानवर है। गू। उनके पास बैठा लाल पंख वाला मुर्गा नाराज हो गया। चिकी, तुम भी सबसे अच्छे हो, बाय लिंग ने तुरंत आश्वस्त किया। हा हा हा, खांसी खांसी। झोंग नान को फिर से गंभीर खांसी होने लगी। इस बिंदु पर झांग जिन ने तुरंत कहा, मास्टर, आपको अब आराम करना चाहिए।
झोंग नान अलग होने के लिए अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसने झांग जिन और फिर झू टोन की ओर देखा और अंत में कहा, युवती, तुम और तुम्हारी शिक्षिका ऊपर जाकर दृश्य का आनंद ले सकती हो, मुझे पहले आराम करने की जरूरत है। ठीक है, अपनी दवा लेना याद रखना। बायलिंग ने सिर हिलाया, फिर लियू गू के पीछे ऊपर चला गया, जो बहुत पसीना बहा रहा था। छत पर पहुंचकर बायलिंग का मूड बदल गया, वह दूर तक देखते हुए बोला, गुरुजी, यहाँ का दृश्य सचमुच बहुत सुंदर है, हो। लियू गू ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाया, उसके विचार दृश्यों से दूर रहे। वह जानता था कि झोंग नान अभी बायलिंग का आकलन कर रहा था। अंदर ही अंदर लियू गू नहीं चाहती थी कि बायलिंग का चयन हो। बायलिंग और अन्य लोगों के जाने के बाद कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। तीनों कमरे में दाखिल हुए। झांग जिन ने कहा, गुरुजी, आप बहुत लापरवाह थे। अगर सेलेस्टियल कैपिटल को बायलिंग के साथ आपके संपर्क का पता चल गया तो वे उस पर ध्यान देंगे। हालांकि झू टोंग ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बायलिंग के पास पहले से ही एक यूनिकॉर्न है और वह इस बार एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए है, इसलिए इससे संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। झोंग नान फिर से सूखी खांसी करने लगा। झांग जिन ने उसे एक कप पानी दिया, लेकिन झोंग नान ने अप्रत्याशित रूप से कहा, ये वह है क्या? झू टोंग और झांग जिन को लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन फिर उन्होंने झोंग नान को ये कहते सुना, यह उसकी है। उनका कैंगलिंग प्राचीन देश का अगला राष्ट्रीय उपदेशक बनना तय है। ... लिन चेन को नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ था, लेकिन जब से लियू गू आया है, बायलिंग इस सराय में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता है। अगले दिन बायलिंग कैसीनो से दांव लेकर आया। इस कैसीनो के लोग वास्तव में प्रतिभाशाली थे। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने ये जानकारी कहां से प्राप्त की। हालांकि यह डुबे पवेलियन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी जितनी व्यापक नहीं थी, लेकिन ये बहुत विस्तृत थी। कानून विकास 100 लिन जानवर भाग 2। लिन चेन का परिचय इस प्रकार है। लिन चेन कैंगलिंग प्राचीन देश के नए समूह के छात्र प्रतिनिधि। प्रथम आत्मा जानवर, प्लोहॉन जानवर, उत्परिवर्तित विकास जानवर पहले गाय राजा प्रतियोगिता जीत चुका है। प्रथम कौशल 1000 शेडोज यूनिफिकेशन, आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का एक विकसित संस्करण, जो अब लाइब्रेरी में संग्रहित है। दूसरा कौशल आत्मा को शांत करने वाला खोर। तीसरा कौशल बर्बर रक्त रेखा। चौथा कौशल अशुभ। दूसरा आत्मिक जानवर ज्वाला लोमड़ी, विकासवादी रूप 5 पूंछ वाली ज्वाला लोमड़ी है। पहला कौशल सुपर फायरबॉल। दूसरा कौशल ज्वलंत तूफान। तीसरा कौशल विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला। चौथा कौशल अशुभ। हालांकि पहले स्पिरिट बीस्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी यह युद्ध उपलब्धियों में उत्कृष्ट है और स्पिरिट बीस्ट के कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। नियंत्रणीय बर्बरीक वंश और स्पिरिट अकादमी के 3 स्थानों में से एक को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकने योग्य बनाती है। समग्र रेटिंग अंक। इस तालिका में अधिकांश प्रतियोगियों की ताकत रेटिंग लगभग 8 अंक है। इस जानकारी को संकलित करने वाला व्यक्ति काफी चतुर है, क्योंकि अभी तक कोई मुकाबला नहीं हुआ है और कैसीनो कई प्रतियोगियों के स्पिरिट बीस्ट कौशल के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता है। इसलिए केवल ज्ञात जानकारी ही सूचीबद्ध की जाती है तथा वही रेटिंग दी जाती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रेटिंग काफी अधिक है। उच्चतम रेटिंग 9 अंक तक पहुंच सकती है। लगभग हर देश में ऐसे 1-2 लोग होते हैं, उदाहरण के लिए बेमिन देश के बाल्के, जो विकास नियम के दावेदार हैं। जानकारी इस प्रकार है। बाल्के अंक। प्रथम आत्मा जानवर 100 लिन जानवर, उच्च स्तरीय नश्वर जानवर। कानून विकास वर्तमान कौशल अज्ञात है, लेकिन अफवाहें हैं कि इसने विकास के दौरान बर्फ कानून के टुकड़ों को एकीकृत किया। ये पढ़ते ही लिन चेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। विकास का अर्थ केवल सफल होना नहीं है, इसमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर होता है। अंतर कानून के टुकड़ों में निहित है। ... तथाकथित विधि विकास का अर्थ है मूल विकास पथ को त्यागना और विधि विकास के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को जागृत करना। स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियम हैं, जिनमें सबसे आम है शक्ति नियम, गति नियम आदि। इन कानूनों की ताकत अलग अलग होती है, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें हासिल करने का मतलब है अंतहीन भविष्य। उदाहरण के लिए गुण कानून। बेशक कुछ साधना नियम भी हैं जो अत्यंत शक्तिशाली हैं। अंतरिक्ष कानून, डोमेन कानून आदि। लेकिन इन कानूनों को अंतिम चरण तक विकसित होने की आवश्यकता है। लिन चेन अक्सर सोचता है, अगर बड़ा सफेद भालू वास्तव में भविष्य में विकास के नियम से गुजरता है, तो वह कौन सा नियम समझ पाएगा। लिन चेन, जो भी तुम खरीदना चाहते हो उसे लिख लो, मैं बाद में उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा।
बाय लिंग ने देखा कि लिन चेन पढ़ रहा था, उसने एक बैग उठाया और ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। लिन चेन अचंभित रह गया। उसे याद आया कि ऊपर की मंजिल पर कड़ी सुरक्षा थी और आम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। लिन चेन ने अनुमान लगाया कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ऊपर रह रहा होगा। यह क्या है? लिन चेन ने जिज्ञासा से पूछा। यह दवा है। बाय लिंग ने उसे उठाया और खुश होकर बोला, पिछले दिनों मैं टीचर के साथ ऊपर गया था और नज़ारा देखने गया था। मैंने देखा कि अंदर एक बुजुर्ग सज्जन बुरी तरह खांस रहे थे। मैं उन्हें दवा देना चाहता था। लिन चेन दंग रह गया। लियुगु को ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जिसे पर्यटन का शौक हो। लियुगु का व्यवहार एक वैज्ञानिक की तरह था, जो लगातार फॉर्मूला अनुसंधान की प्रक्रिया में लगे रहते थे, न कि विचारों के शौकीन व्यक्ति की तरह। लिन चेन ने विचार करते हुए कहा, मैं अब जा रहा हूं। लिन चेन ने सिर हिलाया और बाय लिंग दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। लिन चेन ने बाहर देखा तो बाय लिंग सीढ़ियों पर दिव्य छाया रक्षक को दवाई पकड़े हुए समझा रहा था। लेकिन दिव्य छाया रक्षक स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने अंततः दवा ले ली, लेकिन बाय लिंग को जाने का इशारा किया। इसे बूढ़े सज्जन को जरूर देना। बाय लिंग ने शायद ही कभी इतनी ऊंची आवाज में बात की हो, और इस बार लिन चेन ने इसे सुन लिया। जब बाय लिंग वापस लौटा तो लिन चेन ने पूछा, ऊपर नहीं जा सकते? हम, बाय लिंग ने कहा। उन्होंने कहा कि वृद्ध सज्जन आराम कर रहे हैं और इस समय दूसरों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। लिन चेन ने एक पल सोचा और पूछा, क्या शिक्षक ने आपको बताया कि वह बूढ़ा सज्जन कौन है? नहीं, बाय लिंग ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने देखा कि डीन भी वहां थे। ये सुनकर लिन चेन का गला रुंध गया। जब वह श्वेत सम्राट शहर पहुंचे तो उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि राष्ट्रीय उपदेशक झोंगनान व्यक्तिगत रूप से इस पशु युद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। झोंगनान के बारे में लिन चेन ने उसके बारे में कई कहानियां सुनी थीं। झोंगनान का राष्ट्रीय उपदेशक पद पर आसीन होना आसान नहीं था। कैंगलिंग प्राचीन देश के पूर्व राष्ट्रीय धर्मगुरु अपने अंतिम वर्षों में स्वभाव से कमजोर हो गए थे। बहुत लंबे समय तक इस पद पर रहने के कारण वे अहंकारी हो गए थे और विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ करने लगे थे, जिससे कैंगलिंग प्राचीन देश की कड़ी मेहनत से अर्जित शक्ति फिर से अंधकार के दौर में चली गई। इस अवधि के दौरान झोंगनान प्रमुखता से उभरे। उनका पहला कार्य पूर्व राष्ट्रीय उपदेशक को सार्वजनिक रूप से फांसी देना था। इससे उस समय देश भर में जबरदस्त हंगामा मच गया। कुछ लोगों का मानना था कि पूर्व राष्ट्रीय उपदेशक मृत्यु के योग्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कैंगलिंग प्राचीन देश के लिए कड़ा संघर्ष किया था। लेकिन झोंगनान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फांसी को सार्वजनिक तमाशा के रूप में देने पर जोर दिया। उस समय इसने देश भर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़का दिए। कई लोगों का मानना था कि कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक को दिल से उदार होना चाहिए, और झोंगनान के तरीके बहुत कठोर और क्रूर थे, जिससे वह इस पद के लिए अनुपयुक्त थे। फिर भी झोंगनान ने उनकी उपेक्षा की। उस समय वह अपने समर्थन के लिए दिव्य राजधानी की 4 महान शक्तियों पर निर्भर था। बाद में झोंगनान ने खुद को मजबूती से उस स्थिति में स्थापित कर लिया और सेलेस्टियल कैपिटल के सत्ता धारकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आकाशीय राजधानी शक्तियां मुख्य संसाधनों पर अपने नियंत्रण पर निर्भर होकर राष्ट्र की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही थीं, और कई ताकतें कमोबेश विदेशी शक्तियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ लोगों ने तो विदेश भागने पर भी विचार किया। झोंगनान ने एक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसे महान दिव्य पूंजी सफाई के रूप में जाना जाता है। इस महान दिव्य पूंजी शुद्धिकरण के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रित संसाधनों को मुक्त किया गया, जिससे आम नागरिकों को सामान्य रूप से साधना शुरू करने की अनुमति मिली। कानून विकास 100 लिन जानवर भाग 3। अब उपलब्ध निःशुल्क ध्यान पत्थर सभी झोंगनान की कारीगरी हैं। उस समय जब ध्यान पत्थर प्रमुख शक्तियों के नियंत्रण में थे, एक पत्थर की कीमत $10,000 थी। दुर्भाग्यवश झोंगनान ने अंततः अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए 4 प्रमुख शक्तियों पर भरोसा किया, इसलिए ये भव्य गणना पूरी तरह से नहीं हो सकी। वर्तमान दिव्य राजधानी को केवल पहले से कुछ बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन मूलतः कुछ भी नहीं बदला है। इस भव्य निर्णय के बाद राष्ट्रीय उपदेशक झोंगनान शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हों। लिन चेन को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य राजधानी शक्तियां जानबूझकर झोंगनान के प्रभाव को कम कर रही थीं। यदि यह कहा जाए कि झोंगनान ने राष्ट्रीय उपदेशक के रूप में अपनी योग्यताएं खो दी हैं, तो हो सकता है कि वह कल का सूरज न देख पाए। मन ही मन लिन चेन झोंगनान की बहुत प्रशंसा करता था। सुधारकों की प्रत्येक पीढ़ी अनिवार्यतः बहुत अधिक संदेह का विषय होती है।
समकालीन लोगों के लिए उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना अक्सर कठिन होता है। जो लोग वास्तव में अपनी उपलब्धियों को देख सकते हैं वे भावी पीढ़ियां हैं। क्या ये हो सकता है कि राष्ट्रीय उपदेशक वहां रहते हों? लिन चेन ये सुनकर अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका कि झूटोंग भी वहां था। हालांकि ये सिर्फ एक विचार था। लिन चेन मन ही मन इस राष्ट्रीय गुरु का सम्मान करता था, लेकिन वह उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था। वर्तमान राष्ट्रीय मास्टर संस्थान और दिव्य राजधानी शक्तियों के बीच संबंध निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं है। इसलिए लिन चेन जैसे महत्वहीन व्यक्ति का राष्ट्रीय मास्टर संस्थान से जुड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन गुरु बाय लिंग को इतना बिगाड़ क्यों रहे हैं और उसे झोंगनान से संपर्क करने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? लिन चेन हैरान था, लेकिन अपनी शंकाएं जाहिर करने के बजाय उसने बाय लिंग को खरीदारी करने का काम सौंपा। मैं समझता हूं, हम आपको उतना ही खरीदेंगे जितना हम खरीद सकते हैं। ठीक है। लिन चेन ने सिर हिलाया और कहा, जब हम पैसे जीत लेंगे तो मैं उसे तुम्हारे साथ बांट लूंगा। जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारी शर्त मान लूंगा, बस तुम पर शर्त लगाऊंगा। बाय लिंग ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए और कहा, कैसीनो की सीमा 1 लाख है। मैं अपने गुरु से एक स्लॉट भी ले लूंगा और मैं अपनी शर्त लगा लूंगा। ये सुनकर लिन चेन मुस्कुराया और पूछा, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? हाँ। बाय लिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, आप बहुत मजबूत हैं, आप निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेंगे। लिन चेन बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। यदि यह गाय राजा प्रतियोगिता है तो भी उनमें कुछ आत्मविश्वास था। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए आत्मविश्वास उतना अधिक नहीं था, क्योंकि लिन चेन चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन करे, यह अंततः टीम और कुल अंकों पर निर्भर करता था। ये चैंपियनशिप जीतना इतना आसान नहीं है। श्वेत सम्राट शहर, रिवरव्यू मंडप। एक दिव्य छाया रक्षक एक घुटने पर बैठा था और कमरे में बैठे उस व्यक्ति को अत्यंत सम्मान से देख रहा था जिसकी पीठ उसकी ओर थी। क्या पिछले कुछ दिनों में वह केवल इन्हीं कुछ लोगों से मिला है? हाँ। लियू गू और बाय लिंग कौन है? लियू गू स्पिरिट अकादमी में एक संरक्षक है और बाय लिंग उनके छात्र हैं। वैसे महोदय, बाय लिंग वह छात्र है जिसे यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए स्पिरिट अकादमी द्वारा दृढ़ता से समर्थन दिया गया था। वे रिवरव्यू टॉवर में कैसे पहुंचे? लियू गू का एक और छात्र है जिसका नाम लिन चेन है, जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। दिव्य छाया रक्षक ने तुरंत उत्तर दिया। अंततः वह आदमी पलटा और बोला, क्या तुम्हें कुछ संदिग्ध लगा? फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा है, दिव्य छाया रक्षक ने कहा। अब आप जा सकते हैं। आदमी ने हाथ हिलाया। हाँ। दिव्य छाया रक्षक सम्मानपूर्वक चला गया। उसके जाने के बाद ही नीले रंग के कपड़े पहने एक महिला प्रकट हुई, जो आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठी थी और अपने हाथों को कप में भर रही थी। जाओ और बाय लिंग की जांच करो। जी श्रीमान, आप ये भी नहीं पूछते कि उसकी जांच किस लिए करनी है? मैं उसके बारे में हर चीज की गहन जांच करूंगी, सियान रंग वाली महिला ने कहा। आदमी ने सिर हिलाया और जैसे ही सियान रंग वाली महिला उठी, उसने अचानक कहा, युलान साम्राज्य के लोगों को सूचित करें कि मैं उनकी योजना से सहमत हूं। सर, ये सुनकर सियान रंग की महिला की भौहें तन गईं। बस मेरे आदेश का पालन करो, उस आदमी ने नाराज होकर कहा, और निश्चिंत रहो, मैं उसकी जान नहीं लूंगा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। अंदर और बाहर मिली भगत, गू परिवार और गुअन। नीले वस्त्र वाली महिला ने ये सुना और अधिक कुछ कहने का साहस न कर सकी और झुककर चली गई। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उस आदमी के आदेश का पालन करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह इनकार करती तो उसकी ही मौत हो जाती। उस आदमी का नाम गुअन था। गू, जैसे गू वेई। ये सही है। वह प्रथम राष्ट्रीय उपदेशक गू वेई के वंशज थे। गू वेई के इस दुनिया से चले जाने के बाद गू परिवार दिव्य राजधानी के 4 महान परिवारों में से एक बन गया, और गुअन इस समय स्वर्गीय राजधानी में सुरक्षा का प्रभारी व्यक्ति था। जहां तक नीले कपड़े वाली महिला का सवाल है, वह गू परिवार की सदस्य नहीं थी, उसकी पिछली पहचान थी मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का एक सदस्य जिसका नाम जीरू है। एक और दिन बीत गया और इस दिन लिन चेन जल्दी जाग गया। पहले से ही बाहर शोरगुल सुन रहा था। खिड़की खोलकर बाहर देखने पर वह श्वेत सम्राट शहर के नीचे उमड़ती भीड़ को देख सकता था। पास के कब्रिस्तान में माहौल गंभीर और गंभीर था। लोग गंभीर भाव धारण किए हुए, हाथों में सफेद फूल लिए हुए, उस विशाल शहीद स्मारक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। स्मारक ऊंचा और भव्य दिख रहा था, उदास आकाश के नीचे और भी भव्य लग रहा था।
हालांकि अभी भी सुबह थी, चारों ओर पुष्पमालाएं पहले ही अर्पित की जा चुकी थीं। इस समय एक आदमी पास आया और बोला, क्या आप लिन चेन हैं? मेरा कमरा उधर नहीं है, क्या मैं आकर देख सकता हूं? लिन चेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सफेद बालों वाला एक युवक मुस्कुराते हुए आ रहा है। लगभग एक पल में लिन चेन को पता चल गया कि वह कौन था। प्रत्येक छात्र के पास एक महान व्यक्तित्व होता था जिसकी वे सभी प्रशंसा करते थे, ठीक उसी तरह जैसे आंतरिक प्रांगण में निंग तियान को कई लोग एक विश्वसनीय वरिष्ठ भाई के रूप में देखते थे। स्पिरिट अकादमी में उससे पहले वाले युवक ने वह भूमिका निभाई थी। उसका नाम वू चेन था, उपनाम सीनियर ब्रदर था, क्योंकि वह हमेशा किसी से भी मिलते समय मुस्कुराते रहते थे और स्पिरिट अकादमी में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें वरिष्ठ भाई की उपाधि दी गई। यहां तक कि उसी कक्षा के छात्र भी उसे सीनियर भाई कहते थे। फिर भी ये प्रतीत होता है कि हानिरहित वरिष्ठ भाई अब स्पिरिट अकादमी में शीर्ष छात्र के रूप में पहचाना गया था। नमस्कार वरिष्ठ भाई, लिन चेन ने भी अपने हाथों को कप के आकार में करके विनम्रता से कहा। हा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वू चेन हंसा। कुछ सालों में सीनियर ब्रदर का खिताब तुम्हारा होगा। लिन चेन बस मुस्कुराया, उन शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। उसे सीनियर ब्रदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही स्पिरिट अकादमी में प्रथम होने में, बशर्ते प्रथम होने का इनाम पर्याप्त न हो। जैसे ही दोनों खिड़की के पास खड़े हुए, भीड़ बढ़ती गई। समय समय पर श्वेत सम्राट नगर के नगर प्रभु प्रकट होते, जिससे भीड़ बढ़ती जाती और दोपहर 12 बजे तक ऐसा लगता जैसे समय थमसा गया हो। यहां तक कि सड़कों पर चल रहे लोग भी अपना काम रोक देते। श्वेत सम्राट शहर में धीमी अंतिम संस्कार संगीत गूंज रहा था, सभी लोग मौन शोक में अपने सिर झुकाए हुए थे। बादलों के बीच से छनकर आती सूर्य की रोशनी स्मारक पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। इसके बाद लोगों ने अपने हाथों में लिए फूलों को धीरे से जमीन पर रख दिया और शहर के केंद्र में स्थित कब्रिस्तान की ओर थोड़ा झुककर अपना सर्वोच्च सम्मान व्यक्त किया। लिन चेन और वू चेन ने भी यही किया। वे नीचे नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर सराय से चुपचाप ये काम किया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा शहर शांत हो गया हो। टकराना। कमरे में साजुकी ने गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया, जिससे वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके बगल में खड़े पूर्वी सेकुरा देश के लोग भी चुप रहे। वे जानते थे कि साजुकी इतना क्रोधित क्यों था। कैंगलिंग प्राचीन देश ने व्हाइट एम्परर सिटी को आयोजन स्थल के रूप में चुना, जो स्पष्ट रूप से उनके 5 देशों के लिए शक्ति प्रदर्शन था, तथा कार्यक्रम का समय मेमोरियल दिवस के साथ मेल खाना अपने आप में एक बयान था। हालांकि वे भी अपने दिल में बहुत हैरान थे। ब्लू स्टार के 6 महान देशों में से 3 का नाम प्राचीन है, जो उनके गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। कैंगलिंग प्राचीन देश इन प्रतिनिधियों में से एक है। अतीत में जब कैंगलिंग प्राचीन देश समृद्ध था तो वह दुनिया पर हावी हो सकता था, लेकिन बाद में कैंगलिंग प्राचीन देश के पतन और लगातार युद्धों के कारण राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो गई, जिससे पड़ोसी देशों को उभरने का मौका मिल गया। फिर भी कैंगलिंग प्राचीन देश गहरा आक्रोशित रहा तथा अपने इतिहास के इस काले अध्याय को सर्वत्र फैलाता रहा। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष की संशोधित इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में ले ताइचू के बाद की इतिहास की पुस्तकों को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। यहां तक कि लिंग माउंटेन की लड़ाई और व्हाइट एम्परर सिटी की लड़ाई के लिए भी एक खंड समर्पित किया गया है। जहां तक स्वर्गीय ताइचू से पहले के गौरवशाली इतिहास का प्रश्न है, तो उसे एक ही पुस्तक में संक्षेपित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अन्य 5 देशों के लिए ये काफी भयावह है। यही राष्ट्रीय एकता है। पूर्वी सेकुरा देश, जो कभी कैंगलिंग प्राचीन देश के प्रभाव में था, वास्तव में कुछ हद तक एकजुट है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वे स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उन्हें कैंगलिंग प्राचीन देश से सख्त नफरत है, और वे उम्मीद करते हैं कि कैंगलिंग प्राचीन देश गायब हो जाएगा। इस तरह कैंगलिंग प्राचीन देश के अधीन उनके राज्य होने का इतिहास मिटाया जा सकता है। जहां तक अन्य 4 देशों का सवाल है तो कहानी अलग है। उनके आंतरिक संघर्ष कैंगलिंग प्राचीन देश से कहीं अधिक है, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली यूलान साम्राज्य को भी उन्हीं मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। यूलान साम्राज्य एक नया राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या जटिल है, जिसके कारण ये सबसे कम एकजुट है। इस स्थिति को देखते हुए अन्य 5 देश कैंगलिंग प्राचीन देश को फिर से उभरते हुए देखने के इच्छुक नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ये बढ़ता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सौभाग्य से ये युग स्पिरिट बीस्ट संसाधनों को महत्व देता है और कैंगलिंग प्राचीन देश को ज्यादा लाभ नहीं है। श्वेत सम्राट नगर में हमारे कई पूर्वज भी मर गए, कैंगलिंग प्राचीन देश से भी ज्यादा।
पूर्वी सेकुरा देश के एक व्यक्ति ने कहा, कैंगलिंग प्राचीन देश की हरकतें साफ तौर पर हमारे मुंह पर तमाचा है ना? बाकी सभी लोग स्वाभाविक रूप से समझ गए, उन्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब व्हाइट एम्परर सिटी, कैंगलिंग प्राचीन देश के क्षेत्र में होने के कारण वे कैंगलिंग प्राचीन देश के लोगों को बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं कर सकते। अंदर और बाहर मिली भगत, गू परिवार और गू वन भाग दो, अन्यथा वे अभी भी नुकसान में रहेंगे। ये दृश्य न केवल ईस्ट सेकुरा कंट्री के रेस्तरां में बल्कि अन्य रेस्तरां में भी हो रहा था। सौभाग्यवश यह अवधि ज्यादा लंबी नहीं थी, केवल 3 मिनट तक। एक बार जब श्वेत सम्राट शहर ठीक हो गया तो सभी का ध्यान अंततः पशु युद्ध सम्मेलन की ओर लौट आया। उद्धरण चिन्ह। सरल शब्दों में कहें तो बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस को 3 राउंड में विभाजित किया गया है। पहला राउंड व्यक्तिगत अंकों की प्रतियोगिता है जिसमें रैंडम ड्रॉ होते हैं। अंतिम टीम अंक शीर्ष 3 का निर्धारण करते हैं जो सीधे नॉकआउट राउंड में प्रवेश करते हैं। सबसे निचली रैंक वाली 3 टीमें टीम पुनरुत्थान प्रतियोगिता में प्रवेश करती हैं, जिसमें से नॉकआउट दौर में प्रवेश के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है। ताओवादी झांग ने लिन चेन और अन्य 2 को देखा और कहा, हमेशा की तरह पहला राउंड जीतना है अगर तुम जीत सको। अगर तुम पुनरुत्थान प्रतियोगिता में प्रवेश करते हो तो कई रणनीतियां बतानी होंगी। हालांकि पहले राउंड में भी अपना सब कुछ न झोंक दें। बोलने के बाद ताओवादी झांग ने झांग सुकिंग की ओर देखा, एक पल के लिए विचार किया और कहा, सुकिंग, व्यक्तिगत अंक प्रतियोगिता का मुख्य बिंदु आप हैं। मैं समझ गया गुरु। झांग सुकिंग ने सिर हिलाया। लंबे समय से स्थापित नियम यह है कि व्यक्तिगत अंक प्रतियोगिता में टीम में तीसरे स्थान पर रहने वाला प्रतियोगी 2 अंक सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी रणनीति का खुलासा करना पड़े। ताओवादी झांग स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेंगे कि वह तीनों में सबसे कमजोर थी, लेकिन पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए यह एक निर्विवाद तथ्य था। बैठक के बाद ताओवादी झांग ने लिन चेन को अकेला छोड़ दिया और कहा, अगर बाय लिंग आपको ऊपर वालों के बारे में बताती है तो सुनिश्चित करें कि इसे फैलाए नहीं। लिन चेन रुक गया। क्या ताओवादी झांग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सही अनुमान लगाया था? क्या ऊपर वाले लोग सचमुच झोंगनान थे? मैं समझता हूं, लिन चेन ने कहा। आप क्या समझते हैं? ये बाय लिंग के लिए अच्छा नहीं है। ताओवादी झांग ने विराम लिया। उसने शुरू में सोचा था कि लिन चेन का मतलब था कि वह बड़े संघर्षों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिन चेन एक समझदार व्यक्ति था। ताओवादी झांग बस मुस्कुराया और अंततः चला गया। चोंगजियांग रेस्तरां, यहीं पर युलान साम्राज्य का निवास है। कैंगलिंग प्राचीन देश ने हमेशा खुद को एक सभ्य प्राचीन देश होने पर गर्व किया है, इसलिए उनका आतिथ्य हमेशा उत्कृष्ट रहा है। टायलर वहीं बैठा था और लगभग वही शब्द बोल रहा था जो ताओवादी झांग बोल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन है? टायलर ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर टायलर, यह मैं हूं। जैसे ही आवाज सुनाई दी, टायलर ने छात्रों से कहा, 1 मिनट रुको। बोलने के बाद टायलर बाहर चला गया। बाहर वह काला एजेंट था। टायलर ने चोर की तरह इधर उधर देखा और कोई न देखकर पूछा, क्या बात है? टायलर समझ गया कि झोंगनान के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला अधिक लोगों को नहीं पता होना चाहिए, यहां तक कि साम्राज्य के छात्रों को भी नहीं। एक बार खबर लीक हो जाने पर कैंगलिंग प्राचीन देश निश्चित रूप से साम्राज्य की प्रतिष्ठा की खातिर उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये कैंगलिंग प्राचीन देश से नई खुफिया जानकारी है। काले एजेंट ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। नई खुफिया जानकारी? टायलर ने इसे खोला और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये पिछले वाले से भी अधिक विस्तृत था। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पिरिट अकादमी के वरिष्ठ भाई वू चेन के बारे में जानकारी थी। वू चेन की ताकत हमेशा एक रहस्य रही थी। स्पिरिट अकादमी की जानबूझकर सुरक्षा के लिए धन्यवाद, क्योंकि वे सभी जानते थे कि इस पीढ़ी के युद्ध समर्थन को पूरा करने के लिए वू चेन की आवश्यकता थी। इसलिए साम्राज्य के एजेंट कोई विशेष उपयोगी जानकारी एकत्र नहीं कर सके। अप्रत्याशित रूप से ये खुफिया जानकारी इतनी विस्तृत थी। ये तुम्हें कैसे मिला? टायलर ने पूछा। अश्वेत एजेंट ने चारों ओर देखा और कहा, ये बात नहीं फैलाई जानी चाहिए। बोलने के बाद उसने फिर से चारों ओर देखा और कहा, गू परिवार से। गू परिवार? टायलर ये सुनकर चौंक गया और बोला, गू वेई का गू परिवार? बिल्कुल, यह पागलपन है। टायलर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ चीजें जटिल हैं, काले एजेंट ने कहा। गू परिवार का साम्राज्य के प्रति कोई झुकाव नहीं है, ये सिर्फ आंतरिक कलह है।
टायलर को तुरंत समझ आ गया कि गू परिवार राष्ट्रीय उपदेशक का पद पुनः प्राप्त करना चाहता था। उस समय अपनी मृत्यु से पहले गू वेई ने अगले राष्ट्रीय उपदेशक को नियुक्त किया था, लेकिन वह गू परिवार का सदस्य नहीं था। इसके बाद गू वेई ने ऐसे शब्द छोड़े जिन्होंने पूरे ब्लू स्टार को झकझोर दिया। राष्ट्रीय उपदेशक को लोगों की दिशा नहीं बल्कि सभ्यता की दिशा का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो सर्वोत्तम राष्ट्रीय उपदेशक ईश्वरीय आदेश से नियुक्त होता है। पिछले कई वर्षों से गू परिवार ने राष्ट्रीय उपदेशक का पद पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार काम किया है। इस बार वे संभवतः झोंगनान की गहराई की जांच करने के लिए साम्राज्य के हाथ का उपयोग करना चाहते थे। अश्वेत एजेंट ने कहा, किसी भी स्थिति में प्रतिनिधि सभा ने कहा है कि हमें अंतिम चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। टायलर ने इस सूचना को बड़ी संतुष्टि के साथ देखते हुए सिर हिलाया। इस खुफिया जानकारी को प्राप्त करने से पहले उसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। इसे प्राप्त करने के बाद उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। आखिरकार वह अकेले नहीं लड़ रहा था, अब बस ड्रॉ का इंतजार है। टायलर ने पहले ही आगामी दृश्यों की कल्पना शुरू कर दी थी। ... जैसे जैसे पशु युद्ध सम्मेलन नजदीक आ रहा था, वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। कैंगलिंग प्राचीन देश के लोगों के अलावा कई विदेशी भी थे। 7वें दिन अंततः ड्राइंग समारोह शुरू हुआ, जिसने जानवर लड़ाई सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को भी चिन्हित किया। सुबह होते होते वहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। इतना बड़ा पशु युद्ध सम्मेलन हर 4 साल में एक बार होता है, इसलिए प्रवेश टिकट बहुत महंगे थे। अंक प्रतियोगिता चरण के दौरान प्रत्येक टिकट की कीमत 3000 रुपये थी तथा नॉकआउट चरण तक ये 10,000 रुपये तक पहुंच गई। फाइनल के लिए टिकटों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनका उल्लेख करना कठिन था। ऐसा कहा गया कि उनकी संख्या 1 लाख को पार कर गई थी और उन्हें पाना बहुत कठिन था। क्या सबने देखा? इस बार तो हलसींग वाला जानवर भी भाग ले रहा है। क्या स्पिरिट अकादमी में लोग नहीं हैं? वे ऐसा कुछ क्यों भेजेंगे? इस बारे में ज्यादा मत सोचो। चूंकि यह स्पिरिट अकादमी से है, इसलिए यह जरूर एक पेशेवर होगा। सही, इतनी जल्दी सहमत मत हो। मैंने जांच की और पाया कि यह लिनचेन स्पिरिट अकादमी में विशेष रूप से भर्ती किया गया है और कोई नियमित छात्र नहीं है।